बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि किस बड़े फ़ैसले के लिए दबाव बढ़ने लगा है, किस नौइयत का ये फ़ैसला है और किस शख्सियत पर दबाव बढ़ रहा है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर, डेडलाइन ख़त्म हो गई। डेडलाइन दी गई और उस डेडलाइन का आज इख्तिताम हो गया। तो ये क्या मामला है डेडलाइन दिए जाने का, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज़ ने एक अहम मामले से इनकार किया है। 2 इस्तीफ़ों की ख़बरें चल रही हैं, बल्कि ख़बरें नहीं चल रही, इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं। अब ये इस्तीफ़े दिए गए हैं या इस्तीफ़े लिए गए हैं, किन से ये इस्तीफ़े लिए गए हैं या किन शख्सियात ने इस्तीफ़े दिए हैं, ये तफ़सीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और जनरल फैज़ हमीद को ज़हर देने की ख़बर चल रही है, इस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप देखने वालों ने इसको लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़बर नाज़रीन, डेडलाइन ख़त्म हो गई। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिए, गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया। मामला पेशावर हाई कोर्ट गया, पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। तो 8 फरवरी के इलेक्शन की डेट आ गई, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। अब पीटीआई की तरफ से 3 मार्च तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख दी गई है और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 15 नशस्तों पर, ओहदों पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन करवाने जा रही है। तो 25 फरवरी की नाज़रीन तारीख मुकर्रर की गई थी कि जो भी पार्टी का जो मेंबर है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है तो वो अपने नॉमिनेशन पेपर दे दें। तो आज नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के 3 बजे तक की आखिरी डेडलाइन थी, आखिरी वक्त था। तो वो वक्त गुजर चुका है और सेक्रेटरी के लिए उमर अयूब साहब ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं और चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। जबकि बाकी जो 13 होते हैं उन पर भी पार्टी के मेंबरान की तरफ से नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। तो ये नाज़रीन आज तक की डेडलाइन थी पीटीआई की तरफ से। और अब नाज़रीन जो जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं उनकी तस्वीर भी जारी की गई हैं। पीटीआई का जो G8 का सेक्रेटेरिएट है, G8 2 का, वहाँ पे ये नॉमिनेशन पेपर कलेक्ट करने का जो है वो ऑफिस बना था और वहीं पे ये नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिसीव किए गए हैं। अब बताते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा ने किस बात से इनकार किया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल पंजाब असम्बली में वज़ारत आला का इलेक्शन होने जा रहा है। मरीम नवाज़ साहबा ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं और उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं जनाब राना आफ्ताब खान साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर मतलब और उनके साथ साथ मरीम नवाज़ साहबा के जो नॉमिनेशन पेपर वो स्पीकर साहब, क्योंकि उनके ऑफिस में जमा होते हैं, तो स्पीकर साहब ने दोनों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए हैं और कल दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और वज़ारत आला का इलेक्शन होगा। और जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन मलिक अहमद ख़ान साहब ने 227 वोट हासिल किए स्पीकर के लिए, 224 वोट, बल्कि 224 वोट हासिल किए और साथ में ज़हीर चन्नट साहब ने 220 वोट हासिल करके मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल की। तो कल वाज़ेह है कि मरीम नवाज़ साहबा अपना पंजाब की खातून, पहली खातून वज़ीर आला बनने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन उनके हवाले से ख़बर सामने आई है कि मरीम नवाज़ साहबा ने बतौर वज़ीर आला पंजाब तनख्वाह ना लेने का फ़ैसला किया है, सरकारी घर भी ना लेने का फ़ैसला किया है, प्रोटोकॉल नहीं लेंगी, लेकिन सिक्योरिटी ज़रूर होगी, क्योंकि सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। प्रोटोकॉल के बगैर तो काम चल सकता है लेकिन सिक्योरिटी के बगैर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि अनसर्टेनिटी रहती है, बेयकीनी रहती है। तो कोई तनख्वाह नहीं, कोई सरकारी घर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अब इसमें नाज़रीन जब ये फ़ैसला सामने आया तो मैंने सोचा कि मरीम नवाज़ साहबा ने तनख्वाह तो नहीं लेनी, प्रोटोकॉल भी नहीं लेना, सरकारी घर भी नहीं लेना। तो खान साहब तो अपनी तनख्वाहों का बड़ा शिकवा करते थे कि मेरी तो सिर्फ 2 लाख रुपए तनख्वाह है। मरीम नवाज़ ने तनख्वाह ना लेने का फ़ैसला किया और इमरान खान साहब तो हेलीकॉप्टर पे आया करते थे और मरीम नवाज़ साहबा जाती उम्रा से गाड़ी पे आएंगी। मैंने कुछ सोर्सेज से पता भी किया और बल्कि सोर्स ने ये बताया कि
12 से 15 मिनट की टोटल ड्राइव है, तो उनको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है। और वज़ीर आला हाउस में उन्होंने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोई मतलब हेलीपैड भी वहाँ पे मौजूद नहीं। तो एक अच्छा फ़ैसला है। और इसके अलावा नाज़रीन फ़ेक न्यूज़ चल रही है एक, और फेक न्यूज़ नाज़रीन ये है कि साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद साहब, वो उन्हें CMH हॉस्पिटल रावलपिंडी लाया गया है और ख़बर ये चल रही है कि उनको जहर दे दिया गया है, यानी जहर देने की इतलात सामने आ रही हैं। तो मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे ख़बर चलाई गई कि इंतहाई निगहदाश्त हालत में फैज़ हमीद साहब को लाया गया CMH हॉस्पिटल रावलपिंडी में, और उनको जहर देने की इतलात सामने आ रही हैं। अब हमने नाज़रीन एक तो ये पता चला है कि इस खबर की हकीकत क्या है, फ़ेक न्यूज़ है या सच्ची खबर है। तो हमें 2-3 चीज़ें पता चली। एक तो ये है कि ये खबर गलत है, ये झूठी खबर फैलाई जा रही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरा हमें ये पता चला कि फैज़ हमीद साहब जो हैं साबिक़ DGI, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है भी नहीं, अपने आबाई इलाके चकवाल में है और बिल्कुल ठीक हैं, जो हमें ज़रा ने बताया। तीसरा ये है कि ये जो खबर है, ये PTI का जो लायर फोरम है, PTI लायर फोरम के नाम से एक फ़ेक खबर जो है ये फैलाई गई, और वहाँ से ये खबर जो है वो रीट्वीट होना शुरू हुई। तो ये चीज़ नाज़रीन चंद रोज़ पहले एक चस्का लिया गया जनाब बाजवा साहब के वाले से खबर फैला के कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, बल्कि लंदन से अदल राजा साहब ने कहा कि कन्फर्म खबर है कि दिल का दौरा पड़ा है। ग़ालिबन अदल राजा साहब ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन बल्कि PTI की किसी शख्सियत ने भी कहा था। लेकिन उसके बाद वो खबर बाउंस हो गई। जनरल बाजवा साहब उन दिनों लाहौर में गए हुए थे किसी शादी में शिरकत करने के लिए, और अब नई जो चुल आई है, नई जो फेक खबर फैलाई गई है, वो साबिक़ DGI फैज़ हमीद साहब के वाले से फैलाई गई कि उनको जो है वो दिल का दौरा पड़ा है, और ये भी नाज़रीन फ़ेक न्यूज़ है। तो चलें आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। अगली खबर नाज़रीन ये है, आसफ़ा भुट्टो साहबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहन, आसिफ अली ज़रदारी की बेटी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी। आपको पता है कि बिलावल ज़रदारी साहब ने 2 नशिस्तों से कामयाबी हासिल की थी, एक लाड़काना से कौमी असम्बली की सीट से, और एक शहदाद कोर्ट से। शहदाद कोर्ट्स वाली जो सीट थी वो बिलावल ज़रदारी साहब ने छोड़ने का फ़ैसला किया था, और लाड़काना वाली जो सीट है कौमी असम्बली को, उसको रिटेन करने का फ़ैसला किया था। तो अब खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं कि जो शहदाद कोर्ट NA 196 जो सीट है, वहाँ पे हो सकता है कि आसफ़ा भुट्टो साहबा को इलेक्शन लड़वाया जाए कौमी असम्बली का। तो ये खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन 2 इस्तीफ़ों को जो खबरें नाज़रीन, वो नाज़रीन मामला ये है कि शाज़िया मरी साहबा और नफीसा शाह साहबा, जिनके नाम पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में इलेक्शन कमीशन को दिए थे, अब इन दोनों मतलब जो नशिस्तें उनकी मखसूस नशिस्तें थीं, उस पर शाज़िया मरी साहबा और नफीसा शाह साहबा ने रिज़ाइन कर दिया है। और रिज़ाइन की नाज़रीन वजह ये सामने आई है कि चूँकि दोनों ख़वातीन पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा भी हैं, इन्होंने जो सीटें थी इनकी कौमी असम्बली की, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, शाज़िया मरी साहबा ने सांगड़ से इलेक्शन लड़ा था और नफीसा शाह साहबा ने नवाबशाह से इलेक्शन लड़ा था, कि चूँकि ये अवाम के वोट लेके मुंतखब हो गई थी, तो इसके बाद फिर इन्होंने अपनी सीटों से रिज़ाइन कर दिया, जो मखसूस नशिस्तों पे इनके नाम दिए गए थे। तो इनकी जगह पे नाज़रीन शर्मिला फ़ारूकी साहबा और सहर कामरान को जो है वो मेंबर कौमी असम्बली मखसूस नशिस्तों पर जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। यानी 2 इस्तीफ़े आए पीपल्स पार्टी के 2 ख़वातीन के, और वजह मैंने आपको बता दें कि चूँकि वोट लेके आई थी तो उन नशिस्तों को रिटेन किया, और जो मखसूस नशिस्तें जिस पर आप पार्टी की तरफ से रिकमेंड होती हैं, तो वो नशिस्तें इन दोनों ख़वातीन रहनुमाओं ने छोड़ दी हैं, और उस पर 2 और ख़वातीन को जो है इलेक्ट करवा लिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि क्या बड़ा फ़ैसला और उस पर दबाव क्यों बढ़ने लगा है। नाज़रीन, जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मामला है, तो ख़बर यह है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी है वो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने सदर साहब को भिजवा दी है, और उसमें तारीखें जो प्रपोज़ की गई वो 26 से लेकर 29 तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का कहा गया। और दोपहर में जो खबर आपके साथ हमने शेयर की, उस खबर की तस्दीक भी हुई है कि अभी तक सदर आरिफ अलवी साहब ने जो समरी अनवारुल हक काकड़ साहब ने भेजी है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, जिसके तहत नाज़रीन बाज़ाहिर ऐसा लगता है, जो खबरें सामने आ रही हैं, कि प्लान ये है कि 26-27 को कौमी असम्बली का अलवी साहब इजलास बुला लें। उसके बाद जब 26 या 27 को इजलास हो तो जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो अपने मनसब का हल्फ उठाएँ, और उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो, और उसके बाद
29 या 1 मार्च तक जो है वो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो जाए और नए वज़ीर आज़म जो हैं वो अपना मनसब संभाल लें, हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो जाए। जैसे कल पंजाब में होने जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा कल इलेक्शन लड़ेंगी पंजाब का, उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगे राना आफ्ताब खान साहब। तो कल मरीम नवाज़ साहबा जब इलेक्शन लड़ेंगी और जीतेंगी, जैसे मलिक अहमद ख़ान भारी अक्सरियत के साथ जीते, तो मरीम नवाज़ साहबा भी जीत जाएंगे, उनके लिए कोई मसला, उनको रुकावट नहीं आएगी। तो कल ही जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो कल के कल ही जो गवर्नर हाउस है वहाँ पे हल्फ बर्दारी की तकरीब के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, बल्कि किए जा चुके हैं। और कल वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी के हवाले से दावतनामे भी मुतल्लिका लोगों को भिजवा दिए गए हैं। तो ये डेवलपमेंट भी हुई है। तो यही प्लान यहाँ पे था कि 1 मार्च तक या 29 तक या 2 तक जो है नया जो वज़ीर आज़म है अपना हल्फ संभाल ले। तो सदर साहब को समरी भेजी गई है और मामला नाज़रीन चल रहा है कि सदर साहब ने अभी तक इनकार नहीं किया, उस समरी को मुस्तरद नहीं किया कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। लेकिन उसमें जो खबरें सामने आ रही हैं कि सदर साहब उसमें टाइम ले सकते हैं, सदर साहब कह सकते हैं कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पहले अलॉटमेंट हो जाए, जो कल इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है PTI के मखसूस नशिस्तों का, तो तब सदर साहब सिग्नेचर करेंगे। तो आइन के मुताबिक तो 29 आखिरी डेट बनती है फरवरी की, तब तक सदर साहब इस समरी को रख भी सकते हैं क्योंकि 21 दिन है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन वहीं पे ये भी है कि अगर 21 दिनों के अंदर इजलास सदर साहब नहीं बुलाते तो फिर जो स्पीकर साहब हैं उनके पास फिर मैंडेट होगा 21 दिनों के अंदर आखिरी दिन में वो इजलास बुला सकते हैं। तो जो मैंने कहा कि एक प्लान है कि ये 29 से पहले बुला के 29 तक वज़ीर आज़म कायदे ऐवान को मुंतखब कर लिया जाए। तो इसी सिलसिले में आज जो हमने खबरें देखी, जो एक साख डार का स्टेटमेंट सामने आया, जो अतार तार साहब ने एक नया स्कैंडल आरिफ अलवी साहब का ब्रेक किया या इंकशाफ किया कि अलवी साहब के जो बेटे हैं अवाब अलवी साहब, उन्होंने कोई 700 करोड़ का कहा जा रहा है कि मुआहिदा किया और सदर आरिफ अलवी साहब ने उस मुआहिदे में सपोर्ट करके फैसिलिटेट करके मुबैना तौर पे अपने बेटे को फ़ायदा पहुंचाया। तो लग ऐसा रहा है कि जो अलवी साहब हैं वो फौरी तौर पे इजलास बुलाएं, उसमें किसी किस्म की ताख़ीर ना हो। तो उस फैसले के लिए कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, ये फ़ैसला लिया जाए, लगता ही है कि उस फैसले के लिए सदर साहब पे दबाव बढ़ने लगा है और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है। और बिल्कुल ठीक बात है, अब तक कि अगर हम कंडक्ट देखें अलवी साहब का तो वो सदर कम और PTI के कारकुन ज़्यादा रहे हैं, PTI के रहनुमा ज़्यादा रहे हैं, खान साहब के खिलाड़ी ज़्यादा बन के रहे हैं। तो ग़ालिबन इसलिए दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो किसी किस्म की रुकावट पैदा ना करें और वक्त से पहले कौमी असम्बली का इजलास हो जाए, एटलीस्ट 29 से ताख़ीर का शिकार ना हो। तो इस बड़े फ़ैसले के लिए दबाव बढ़ने लगा है। इसके अलावा नाज़रीन, अवैस कादर साहब स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए हैं बड़े भारी मार्जिन के साथ। इसी तरीके से एंथोनी नवीद जो कि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो भी मुंतखब हो गए हैं, भारी मार्जिन के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इसी तरीके से नाज़रीन, जो गिलानी साहब के हवाले से ख़बरें चल रही थी, अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से ख़बरें चल रही थी कि काकड़ साहब जैसे ही मनसब छोड़ेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे और ज़रदारी साहब उनको चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामज़द कर देंगे। ये हमने आपके साथ परसों खबर शेयर की थी कि ज़राए का ये दावा है कि ऐसा होने जा रहा है। तो आज खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं कि इस फैसले के हवाले से कुछ और चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि गिलानी साहब को अगर कौमी असम्बली में हम रिटेन करते हैं और सेनेट से हम रिज़ाइन कराते हैं तो सेनेट की जो सीट है वो तो जीती थी गिलानी साहब ने इस्लामाबाद के कोटे से, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के कोटे से दोबारा ये सेनेट की सीट रिटेन करने में कामयाब हो पाएगी? तो सोचा जा रहा है कि अगर ये सीट छोड़ते हैं सेनेट की तो दोबारा से, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी के नंबर ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ नून लीग के नंबर ज़्यादा हैं, तो नून लीग की सीट का तकाजा करेगी, हमें नून लीग को वोट देना पड़ेंगे, तो ये सीट तो हमें नहीं मिलेगी। तो ये भी बात आ रही है कि इस सीट को रिटेन किया जाए और जनाब गिलानी साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो अभी भी चेयरमैन सेनेट के फेवरेट कैंडिडेट हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, फिर सवाल ये भी है कि अगर ये बरकरार रहते हैं सेनेट की सीट के ऊपर जनाब गिलानी साहब, तो फिर जो मुल्तान की वो कौमी असम्बली की सीट छोड़ेंगे, क्या वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के मुकाबले में जीत के आए हैं गिलानी साहब, और कितने मार्जिन से जीते हैं वो भी आपके सामने है, कुछ ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं, तैमूर मलिक साहब के मुकाबले में गालिबन थे, तो क्या ये सीट रिटेन कर पाएंगे, दोबारा जीत पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तो ये भी नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है।
लेकिन बहरहाल देखते हैं, ये जो सियासी फैसले चलते रहते हैं नाज़रीन आजकल हुकूमत साजी के हवाले से, इसमें किसी न किसी जगह पे जाके दोबारा इसमें तब्दीली भी आ जाती है। तो ज़्यादा दूर नहीं, सेनेट का इलेक्शन भी मार्च के अंदर अंदर होना है और एक तो दिनों में मार्च का महीना भी शुरू होने वाला है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौमी असम्बली में कौन बैठा है, कौन वज़ीर आज़म है, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, सदर कौन बनेगा, वज़ीर अपना सदर पाकिस्तान वो तो ज़रदारी साहब बनेंगे, लेकिन फिर भी PTI का उसमें उम्मीदवार कौन होगा, तो सारी चीज़ें मार्च के महीने में क्लियर हो जाएंगी। जो धुंध चल रही है वो धुंध छट जाएगी नाज़रीन, सियासी जो धुंध है वो छट जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।